बच्चों, आज हम पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, व्याकरण के बिंदुओं को पहचानना सीखेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण बिंदुओं के अंतर्गत संज्ञा को लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा हम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान विशेष के नाम को संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, कोई प्राणी या कोई स्थान विशेष का जो नाम है, जिस नाम के लिए ये जाने जाते हैं, उस नाम को हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति में मोहन और गीता व्यक्ति विशेष के नाम हैं। हिमालय, गंगा, कामधेनु, दिल्ली, गांधीनगर, रामायण, ये सभी नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष के नाम हैं। और इन नामों को जैसे ही हम अपने ध्यान में लाते हैं, ये व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष हमारी दृष्टि में आ जाते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं। तो इस प्रकार का कोई जो विशेष रूप से कोई नाम लिया जाता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की जाति का बोध कराने वाले शब्द आए, तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही अंतर है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान विशेष का जो नाम होता है, जिस नाम से इनमें से वो जाने जाते हैं, वह नाम अगर आए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा में इनकी जाति या इनके वर्ग का बोध कराए। जैसे लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, गांव, नगर, गाय, मेज, पुस्तक, बिल्ली, पशु, पक्षी। तो इस तरह हम देखते हैं कि लड़का किसी एक लड़के का बोध नहीं कराता यह शब्द, अपितु लड़का जाति का बोध कराता है, जिसमें समस्त लड़कों का बोध होता है। इसी प्रकार लड़की, पर्वत, पर्वत शब्द जैसे ही हम अपने मन मस्तिष्क में ध्यान करते हैं, तो हमारे सामने अनगिनत पर्वतों की तस्वीर हमारे सामने जीवित हो जाती है। इसी प्रकार नदी, गांव, नगर, गाय, मेज, पुस्तक, बिल्ली, पशु, पक्षी, ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम का बोध नहीं कराते, अपितु अपनी जैसी बहुत सारी चीज़ों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं। गांव कोई एक गांव का बोध नहीं कराता, अपितु अनगिनत गांवों का बोध यह कराता है। इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे कि लड़का शब्द जाति का है, लेकिन मोहन अगर उस लड़के का नाम है और हम उसका नाम मोहन बोलते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध होता है। तो भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध होता है। भाव का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, करुणा, मानवता, क्रोध, ईमानदारी आदि। तो इस प्रकार के कोई भाव अगर पद परिचय के अंतर्गत पूछे जाएं, तो वे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगला हमारा व्याकरण बिंदु है सर्वनाम। सर्वनाम के अंतर्गत यदि हम देखें, तो सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी सभी नामों के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को सर्वनाम कहा जाता है, ताकि संज्ञा का बार बार प्रयोग करने से बचा जाए और वाक्यों को प्रभावित बनाया जा सके। अब इनमें कौन कौन से भेद इसके होते हैं? पहला भेद सर्वनाम का होता है
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए किया जाए उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वक्ता का अर्थ है कि बात कहने वाला, यानी बात बोलने वाला या कहने वाला व्यक्ति वक्ता होता है। और वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त वक्ता अपनी बात जिसे कह रहा है और उसकी बात को जो सुन रहा है वह श्रोता कहलाता है। तो उनके श्रोता के लिए वह जिन सर्वनाम का प्रयोग करेगा वे भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और वे दोनों यानी वक्ता और श्रोता जिनके संदर्भ में बात कर रहे हैं या जो कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है वह अन्य के लिए जो सर्वनाम काम में लिए जाएंगे वे भी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब इन तीनों के आधार पे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हो जाते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। वक्ता यानी कि बात कहने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मान लीजिए आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं और अपने मित्र से बात करते हुए आप अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे उनको उत्तम पुरुष कहा जाएगा। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। तो इन सर्वनामों का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे, तो इसलिए ये उत्तम पुरुष है। दूसरा, श्रोता के लिए, यानी जो जिससे आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका मित्र जो आपसे बातें करते हुए आपकी बातें सुन रहा है, तो आप उनके लिए किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं? जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके, आपने आदि। तो इस तरह से श्रोता के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उनको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। जिसके संदर्भ में बात हो रही है वह कोई अन्य व्यक्ति यदि है और उसके लिए जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग किया जाता है वे हो सकते हैं वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि। तो इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए, अन्य के आधार पर तीन भेद: वक्ता के लिए उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए मध्यम पुरुष और अन्य के लिए अन्य पुरुष। ये तीन भेद होते हैं और इनमें से जो भी सर्वनाम पद वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है और उसका पद परिचय पूछा जाए तो हमें पुरुषवाचक सर्वनाम और इन तीनों में से जो भी उसका भेद है वह बताना होता है। दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जब किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले उसे हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे। तो इन सर्वनामों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए यदि हो तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम पद होंगे। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का एकदम उल्टा, यानी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, यानी किस व्यक्ति के बारे में या किस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है यह नहीं पता चलता, इसलिए इसको कहा जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें कैसे पद काम में लिए जाएंगे? जैसे कुछ, किसी ने, किसने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को। तो हम देख रहे हैं कि कुछ से तो पता नहीं चलता कौन, किसी ने या किसने, किसी को, किन्हीं ने। तो यहाँ निश्चितता नहीं है कि सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, कौन व्यक्ति या कौन वस्तु है, नहीं पता चलता, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का पता चलता है, यानी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का पता जिससे चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। तो इस प्रकार के पद यदि वाक्य में आए तो उन्हें हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न पूछा जा रहा हो ऐसा पता चलता है, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों। तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक पद वाक्य में आने पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इनसे प्रश्न की जानकारी, जैसे कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो ऐसा पता चलता है। अगला और आखिरी सर्वनाम का भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम हम उसे कहेंगे जब जो सर्वनाम कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, यानी वाक्य में कर्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ ही होता है अपने लिए। तो कर्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वाक्य में उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप। ये निजवाचक सर्वनाम है। इनसे वाक्य कैसे बनेंगे? मैं स्वयं ही पढ़ लूँगा, मैं आप ही चला जाऊँगा, मैं खुद खा लूँगा, मैं अपने आप खेल लूँगा, मैं आप आ जाऊँगा। तो इस प्रकार कर्ता अपने लिए इन सर्वनामों का प्रयोग करता है और ऐसे पदों को हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब अगला हमारा व्याकरण का बिंदु है विशेषण। विशेषण के बारे में हम जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद या शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था आदि की विशेषता बताई जाती है। और संज्ञा की इस प्रकार गुणवाचक विशेषता यानी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो पद या शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वे हो सकते हैं जैसे अच्छा, बुद्धिमान, काला, छोटा, कठोर, घमंडी, बेईमान, दुबला, भीतरी, बाहरी, दायां, बायां, नया, पुराना, ताजा, उत्तरी यानी कि जो चारों दिशाएं हैं या जितनी भी दिशाएं हैं उन 2-2 दिशाओं के मिलाकर 4 और बन जाती हैं। तो इन सब को भी हम गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उत्तरी, पूर्वी, या फिर किसी स्थान विशेष के नाम पर जो वहाँ की लोकप्रियता के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्तियों के जो पता चलता है उनकी स्थानीयता के बारे में, तो वे शब्द भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे पंजाबी, भारतीय, बंगाली आदि। उदाहरण के लिए अगर जयपुर की रजाई के लिए बोला जाए जयपुरी रजाई, तो जयपुरी रजाई से जयपुर शब्द की या जयपुर की रजाई होने के कारण वह रजाई जयपुरी रजाई के कारण जयपुरी शब्द उस रजाई की विशेषता बता रहा है। इसलिए यहाँ स्थान विशेष के आधार पर भी गुणवाचक विशेषण हो जाता है और इस प्रकार के शब्द गुणवाचक विशेषण पद कहलाते हैं। अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। संख्यावाचक विशेषण में उन विशेषण को रखा जाता है जो किसी गिनने योग्य, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, जिसको गिना जा सकता है, ऐसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता हो। अब ये संख्या 2 रूपों में बताई जा सकती है, एक निश्चित संख्या
और एक अनिश्चित संख्या। और इस आधार पे संख्यावाचक के दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत निश्चित संख्या बताई जाएगी, जैसे 2, 8, चौगुना, सातवां आदि। और दूसरा, यदि निश्चित संख्या नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताई जाती, गिना जा सकता है और गिनकर सही संख्या बताई जा सकती है, लेकिन नहीं गिना गया, इसलिए निश्चित संख्या ना बताकर अनुमान से बताई जाती है। इसलिए कहा जाता है कई, कुछ, सब, बहुत। तो यह दो भेद संख्यावाचक के हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। और इस प्रकार के पद यदि आते हैं तो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में माप तोल या माप तोल से संबंधित जो विशेषता बताई जाती है संज्ञा या सर्वनाम की, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम को गिना नहीं जा सकता, या तो मापा जा सकता है या तोला जा सकता है। तो ऐसी कोई संज्ञा जिसे सिर्फ माप और तोल करके बताया जा सकता है, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। और इसके भी दो भेद हो गए। पहला, निश्चित परिमाणवाचक, जिसके अंतर्गत संज्ञा का निश्चित माप या तोल बताया जाता है। और इसके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे 2 लीटर, 4 मीटर, 4 किलो आदि। दूसरा भेद होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण यानी कि माप या तोल नहीं बताया जाता, जैसे सारा, कुछ, बहुत, काफी। तो इस प्रकार के पद यदि कोई ऐसी संज्ञा के लिए आए जिसे मापा या तोला जा सकता था, लेकिन उसका निश्चित माप या तोल नहीं बताकर इस प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाए, जैसे सारा, कुछ, बहुत, काफी आदि, तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। विशेषण का आखिरी भेद है सार्वनामिक विशेषण। इसके अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत किया जाता है। चूंकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यह, वह, ये, वे। सर्वनाम का ही प्रयोग विशेषण के रूप में जब किया जाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ सर्वनाम का प्रयोग करने के कारण इसका नाम सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम किसी संज्ञा की ओर संकेत करने के लिए यह, वह, ये, वे शब्दों का प्रयोग करते हैं, विशेषता बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग यदि हम करें या संकेत करने के लिए करें तो हम उसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के दो नाम हैं, सार्वनामिक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। चूंकि सर्वनामों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, और संज्ञा की ओर संकेत करने का कार्य ये सर्वनाम करते हैं, इसलिए संकेतवाचक विशेषण भी इनको कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों को हमने समझा, और इस प्रकार से इनको समझते हुए इनके अलग अलग भेद हमें पता होना चाहिए, और कौन से भेद में किस प्रकार के पद आते हैं ये जानकारी होने पर ही हम इनसे संबंधित पदों का परिचय व्याकरण की दृष्टि से दे पाएंगे। तो यहाँ यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।